कोरोना कोरोना एक ऐसी महामारी जिसके बारे में अब कोई बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई प्रभावित है। कोई किसी माध्यम से, कोई किसी काम से के माध्यम से, कोई बीमार होके, कोई अपनों को खो के, हर कोई प्रभावित है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिससे कोरोना को नहीं झेल रहा हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपका काम प्रभावित हो रहा है, आप जा नहीं पा रहे हैं, कहीं लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं अपनों की दखल से नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां। लेकिन हमारी जो सीरीज है, हम उसमें एक बार फिर हमारे उन एक्चुअल कोरोना वॉरियर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक दिन पहले आपने देखा कि कोरोना से लड़ना है मजबूती के साथ, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। आप अगर जैसे कहा जाता है कि कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए, तो कभी भी आफत और विपत्ति में भी जोश और होश को नहीं खोना चाहिए। आपका होश है वो आपकी बहुत बड़ी धरोहर है जो आपको बाहर निकाल करके ला सकती है। मैं उन कोरोना वॉरियर से मिला रहा हूं जो एक्चुअल में वॉरियर कहा जाएगा, उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा मैं। हमारे साथ इस वक्त अश्विनी शर्मा जी हैं, जो लंबे समय तक आईसीयू में ही पेशेंट बन के कोरोना के नहीं रहे, वेंटिलेटर से जंग जीत के वापस लौटे हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो वेंटिलेटर से निकल करके आए हैं। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस जयपुर कमिश्नरेट से विनीता यादव जुड़ी हुई हैं, जो आप देख रहे होंगे, जो तस्वीरों में भी आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से फ्रंट लाइन पर लोगों से 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, लेकिन उस वक्त इनको इतना ख्याल भी नहीं रह पाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है लोगों से कि काम नहीं आपको तो बाहर मत निकलिए। जागरूकता के साथ साथ अपनी भूमिका जो ट्रैफिक के वो ही निभा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त नर्सिंग कर्मी, आप और हम कोरोना के नाम से डरते हैं, लेकिन 2000 से लेके जब से कोरोना की महामारी आई है, हजारों पेशेंट्स को जो कोविड पॉजिटिव हैं उनको ले जा करके और अपनी तरफ से जो किया जा सकता है मानवता के नाते, वो भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश कुमार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विनीता शेखावत जुड़ी हुई हैं, जो RUHS की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो तस्वीर देख करके हमें डर लगता है, वहां पूरी मुस्तैदी के साथ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भूमिका में है और केवल दफ्तर में नहीं बैठते हैं, पूरे समय जब ड्यूटी होती है तो वार्ड में अपने साथियों के साथ होती हैं। और आप हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इन योद्धाओं की वजह से शायद उनके परिजन, वो लोग राहत की सांस ले पा रहे हैं। तो हम उन एक्चुअल हीरोज से हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले मैं अश्विनी शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। शर्मा साहब, ये जो आदमी वेंटिलेटर से निकल करके आता है, कहा जाता है एक नया जीवन मिलता है, कोरोना और उसके बाद वेंटिलेटर, निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आपको। और वो एक ऐसा वक्त जो एक्सपीरियंस हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं जो कोरोना से डर के घरों में बैठे हुए हैं, या फिर कहें कि मजबूरी में घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम उन्हें वो एनर्जी दे सकते हैं कि डर जरूर है कोरोना का, लेकिन इतने भयभीत मत होइए कि हम अंदर से इनसिक्योर हो जाएं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर ये? देखिए, मैं सभी जो दर्शक जन टीवी के हैं, सबसे पहले तो मैं जन टीवी को एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समय जब देश कोविड और कोरोना से जो लड़ रहा है, उस समय आपने एक इतना बढ़िया एक प्रोग्राम प्लान किया है। क्योंकि ये सत्य है कि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ, मैं 55 ईयर्स का एज है मेरी, और कहा जाता है कि इस समय कोविड का, कोरोना का बहुत बड़ा असर होता है। और मैं भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल रहा, और उसके बाद जब मैं लौट के जयपुर आया तो पता नहीं मेरे को किस तरह एक ये इफेक्ट हुआ कि मैं बुखार होने लगा मेरे को। बाद में मुझे पता लगा कि फैमिली में सबको ही पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। और जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा पहली बार नेगेटिव आया, पर 2 दिन बाद ही मेरा पॉजिटिव टेस्ट आया। और उसके बाद मेरे को यही लगा कि मेरे को अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की न्यूज बाजार में आती थी या जिस तरह की लोग हम बात करते थे, मन में घबराहट पैदा होने लगी। परंतु मैं आपको इस संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि मैं जब हॉस्पिटल में 21 सितंबर को भर्ती हुआ, उस समय राज्य सरकार ने बहुत अच्छी प्रबंध किया हुआ था, कई तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया गया था। एंड अखिल अरोड़ा जी जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है, उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ थे, और मैंने उनसे खुद ने पर्सनली बात की, और उन्होंने यही कहा कि आप JNU में जा सकते हैं, हमने उसको एक कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया हुआ है। परंतु हॉस्पिटल में जाने के कारण आपको डर लग रहा था। मैंने फाइनली ये देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है पूरे सिस्टम में, वो है हमारा विल पावर। हमारे में विल होनी चाहिए, हमें ये नहीं डरना चाहिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। हमें अपने आप को एंगेज करना है। जब हम क्वारंटाइन करते हैं तो हमें अकेलापन फील होने लगता है, वो अकेलापन फील नहीं हो,
हम अपनी कोई एक्टिविटी करते रहें। तीसरा ये है कि हमें पेशेंस, धीरज, जो हिम्मत है वो नहीं हारनी है। मतलब दवाइयों का एक अलग असर होता है, कोविड की कोई ऐसी मेजर दवाई नहीं है। मेन जो है आपका विल पावर, आपका धैर्य और आपका पेशेंस है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब मैं 20 सितंबर से 9 अक्टूबर तक रहा, जिसमें 9 दिन मैं वेंटिलेटर पे रहा, ये सही बात है कि मेरा एक दूसरा जन्म है और मैं इसके लिए अपने सभी जो वेल विशर्स थे, भगवान, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज थी फैमिली का सपोर्ट। फैमिली जी को हिम्मत नहीं हारनी है और जब फैमिली मिलती है तो उसको आपका मॉरल बूस्ट करके रखना है। बिल्कुल। मैं लौटूंगा सर, वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा अश्विनी सर आपके पास में। मैं प्रताप सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रताप जी, जब आप आईसीयू में थे तो किसी तरह का डर था, लेकिन वो क्या चीज रही कि जो आपको एक मजबूती दे रही थी? सर जब मैं आईसीयू में था तो मुझे डर था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स, नर्सिंग का इतना सपोर्ट था कि मुझे फील हुआ कि मतलब मुझे अंदर से फील हुआ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बट इसके अलावा मतलब इतना जो नर्सिंग एंड डॉक्टर सपोर्ट किया, उसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, अब क्या होगा मेरे साथ, फैमिली का क्या होगा। बट डॉक्टर्स ने मोटिवेट किया कि सर आप मेडिसिन दवाई से ठीक हो मैं। और अभी मैं फील कर रहा हूँ कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कोविड के लिए जिनको है कि आप मास्क लगा के रखें, क्योंकि मास्क की और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक, अभी तो इसको गहना मान के चलिए, जिनको गहना पहनने का शौक है उसे गहना मान के चलिए कि अगर मास्क अगर आपके फेस पे है तो आपका जीवन बहुत सफल रहेगा। और अगर आप मास्क को हटाने का पैशन मैं बहुत सारे लोगों का देखता हूं कि जो बिल्कुल आप एक जुनून की तरह मानते हैं, कि जुनून नहीं है, आप मूर्खों की तरह हरकतें कर रहे हैं, समाज को एक अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप अश्विनी शर्मा साहब जो डायबिटिक पेशेंट और 65 इयर्स में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति मोटिवेट कर रहे हैं आपको मास्क के लिए, तो आप ये मत सोचिए कि कोरोना उसकी नजर में सब समान है। यहाँ भेदभाव का आरोप राजनीतिक दलों पे लग सकता है, अधिकारियों पे लग सकता है, किसी पे भी लग सकता है, लेकिन कोरोना के नहीं लग सकता। वो चाहे पैसे वाला हो, चाहे झोपड़पट्टी वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे बाइक से चलने वाला हो या BMW में चलने वाला हो, वो किसके लिए भी नजरिया उसका सबके लिए समान है। तो इस भ्रम में कोई नहीं रहना चाहिए कि हम तो मजबूती से काम करते हैं, नहीं सकता। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ ये इसी कड़ी में जो मास्क की बात आ रही है। मैं विनीता हमारे साथ में जुड़ी है, विनीता यादव। विनीता जी, मैं आपकी तस्वीरें देख रहा हूँ जयपुर ट्रैफिक पुलिस की, किस तरह से नजदीक आना पड़ता है, कैसे लोग उलझते हैं। दिल्ली के वो तस्वीर में हम देख रहे हैं कि कैसे पुलिस वालों से वो दंपत्ति उलझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, लेकिन उनको हैंडल भी करना है। कोरोना के लिए आप लोग मोटिवेट भी लोगों को करते हैं। इन परिस्थितियों से क्या कुछ सीख पाते हैं, किस तरह का एक उनका बिहेव रहता है, आप क्या अपेक्षा करती हैं लोगों से? सर ज्यादा लोगों को समझाते हैं कि आप कोरोना का जो चल रहा है उसके लिए आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का यूज करें, अनावश्यक आप बाहर ना निकलें। और उन्हें ये समझाते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, पीछे हमारा भी घर है, हमें वो भी देखना है, हमें हमारी सुरक्षा भी करनी है और आप लोगों के साथ व्यवस्था की बनाने की भी हमारे। तो दोनों को ही सामंजस्य बना करके चलने के लिए लोगों को समझाना, लेकिन लोगों के पास में अपने हजारों कारण है बाहर निकलने के। और एक एक व्यक्ति को जब हम रोक के समझाते हैं तो उनके कारणों को है, जो कुछ लोग तो जायज हैं और कुछ अनावश्यक जो घूम रहे हैं उन पे सख्ती से कार्रवाई भी हम लोग करते हैं ताकि लोग समझें। जो अनावश्यक की लेडीज जो जा रही है उन्हें हम बार बार ये समझाते हैं कि आप अनावश्यक ना घूमें। और जो वाकई जो मजदूर वर्ग है जिन्हें काम की आवश्यकता है और जो वाकई में कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हम उन्हें ऑब्लाइज भी करते हैं और हम हमारे अधिकारियों के जो आदेश हैं उनकी पालना करते हैं। हर व्यक्ति का जो अपना एक पर्सनल उनकी जो प्रॉब्लम है कार्य करते हैं। और जहाँ लगता है कि ये अनावश्यक है और ये गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ स्पेशली कार्रवाई की जाती है। इस समय जो चोरी डकैती की जो वारदातें करते हैं कई लोग, तो जो हमारी चेकिंग है उसके अंदर वो लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मास्क बहुत जरूरी है। और आप लोग कई बार जिन लोगों से बातचीत होती है वो मास्क नहीं होते हैं, वो एक बड़ा मुझे लगता है कि चैलेंजिंग टाइम होता है, क्योंकि किसी का पता नहीं है। अभी जो रिसर्च सामने आ रही है ये कहा जा रहा है कि 30% ऐसे लोग हैं जिनमें सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ रही है, लेकिन अंदर से लंग्स उनके डैमेज हो रहे हैं, उनमें असर वही है कोविड वाला, आईसीयू तक जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है।
तो ऐसे केसेस में हम केवल आरटीपीसीआर की रिपोर्ट से हम ये मान के चले कि नेगेटिव है, इससे कुछ नहीं, लेकिन उसके खांसी जुकाम भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है। ये बड़ी चैलेंजिंग मोड है कि अगर कोई कहे भी कि हाँ देखिए मेरे पास में तो वो है, लेकिन अगर आपको हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम कुछ भी है, तो जन टीवी की ओर से हमारे तमाम जो वॉरियर बैठे हुए हैं उनकी ओर से आपसे अपील भी है कि आप घर से ना निकलें। आपको सबसे पहले खुद को बचाने के साथ साथ आप बहुत बड़े योद्धा साबित होंगे कि आप दूसरे को भी बचा रहे हैं, बेवजह ना निकल करके। आप अपने आप को होम आइसोलेट करिए। दवा के लिए डॉक्टर्स बहुत सलाह दे रहे हैं। एक ऐसा मुझे लगता है कि सामाजिक सरोकार की भूमिका है, जिस डॉक्टर से आप बात करते हैं वो आपको प्रिस्क्रिप्शन आपके व्हाट्सएप पे, आपको ऑनलाइन भेज भी रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। मैं विनीता यादव जी वापस आऊंगा। विनीता शेखावत हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। विनीता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल जी विनीता जी, आरयूएचएस की आपकी मैं तस्वीरें भी देख रहा हूं। आरयूएचएस की जो स्थितियां हैं, पहले जो कोविड के वार्ड बने हुए थे, पूरी तरह से डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, लेकिन अब स्थितियां ये हो गई है कि और फुल बरामदे में लोगों के पास में जगह नहीं है। लेकिन शायद एक बड़ी वजह जरूर मुझे एक विश्वास पैदा करती है कि जयपुर का आरयूएचएस हर किसी की पहली प्रायोरिटी होती है कि कैसे भी करके मुझे साहब वहां जाना है। यानी कि सैल्यूट करूंगा आपको कि निश्चित रूप से आपके साथी डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, कोई ना कोई ऐसी बड़ी वजह जरूर है कि आप लोगों ने एक भरोसा पैदा किया है लोगों में कि आरयूएचएस अगर कोई चला जाएगा तो उसका जीवन सेफ है। बहुत अच्छी बात है, एक भरोसा जो अभी अश्विनी साहब ने बताया कि भरोसा बहुत जरूरी है। आपका विल पावर मजबूत है तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। तो अभी की क्या चैलेंज है आपके सामने वहां पे? आरयूएचएस में आप इस वक्त जो है वो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने? जी सर बिल्कुल। कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक मार्च से मैं वहीं पर हूँ। बड़ी चुनौती नहीं, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रखी है। 1300 से 1400 पेशेंट आज की डेट में हमारे वहाँ हो गए हैं, जो घटकर 2 पहुंच गए थे बीच में। फर्स्ट लहर पे जब हमने काबू पाया था तो 2-3 पेशेंट थे, लगभग पॉइंट जितने थे हमने खत्म कर दिए थे, ताकि हमें लग रहा था कि अब जो अन्य अस्पतालों से स्टाफ आए हुए थे वो भी रिलीव हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा अचानक हो गया है, महीने 2 महीने में अचानक 1300 से 1400 पेशेंट को डील करना। स्टाफ हमारे पास वही 200 सवा 200 है, लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ आम जनता को आपके जी, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि विनीता शेखावत जी की आप ऑडियो सुन पा रहे हैं, नेटवर्क की वजह से उनका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उनके एक्सपीरियंस शेयर करना है बहुत जरूरी है। जी कंटिन्यू करिए विनीता जी। चलिए योगेश। हाँ विनीता जी, हाँ कंटिन्यू करिए, आपको सुन रहे हैं दर्शक। जी विनीता। ड्रॉप किए हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो और सर हजारों पेशेंट ड्रॉप किए हैं। और कोविड का जब पेशेंट का पता लगता है, यहाँ ऐसे हालात रहते हैं कि कोविड का नाम सुन के पेशेंट को पता लगी है कि आपके सहयोगियों से कि 3 हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट को मिल पाई है। वो एक सारा ये सिचुएशन सर अभी आ रही है क्योंकि आरयूएचएस भी फुल हो चुका है, जयपुरिया हॉस्पिटल फुल हो चुका है। जैसे 3-3 जगह ले जाने के बाद फिर लास्ट में हॉस्पिटल में ले रहे हैं पेशेंट को, मतलब पेशेंट को जल्दी से शिफ्ट नहीं हो पा रहे, बेड भी फुल हो गए हैं सारे हॉस्पिटलों के।
108 हमारे पास कॉल आता है, उनके बाद फिर हम यहाँ से पेशेंट के पास पहुंचते हैं, पेशेंट को वहां से रिसीव करके और हॉस्पिटल ड्रॉप करते हैं। जी, तो कोई भी व्यक्ति जिसे कोई परेशानी है 108 पे कॉल करेगा तो निश्चित रूप से उसे वो सुविधा मिल पाएगी। आप 108 पे कॉल करोगे तो आपको जरूर ये सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। शेयर करना चाहूंगा, सरकार खैर उसमें बहुत स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से उनकी अपनी एक एक्सरसाइज भी होगी, काम कर रहे होंगे। क्या अभी इस चीज का अभाव लग रहा है कि हॉस्पिटल्स की कहाँ बेड खाली है उसकी सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए या फिर आप लोगों के पास में होनी चाहिए, उसे अपडेट करके रहें कि जो जिस रूट पे है आपके नियर बाय जो हॉस्पिटल है उसमें यहाँ पे बेड खाली मिल सकता है, आप वहां पे लेकर के जाइए। क्योंकि थोड़ा समय ये मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हैं कि ये रोज का काम है कि कभी इधर से उधर उधर से उधर, तो शायद उसमें समय भी बचेगा। और अभी जैसे सांसें टूट रही हैं लोगों की, जी सर, कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है वो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी व्यवस्था की आपको लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी सर, अगर ये इसकी अगर लिस्ट हमारे पास आ जाए तो हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकें, जिससे पेशेंट की जान बच सके। कल ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट गाड़ी में ही डेड हो गया था, पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं लिया सर। ओहो, वो कह रहे इधर से वहां ले जाइए या उधर ले जाइए, वो इधर उधर में ही उसका वो गाड़ी में डेड हो गया सर। ओ माय गॉड, ये बड़ी एक पीड़ा की बात होती है क्योंकि आप लोगों की जो स्थिति है, आप चाहते हैं कि हर पेशेंट जो हमारे पास में आ रहा है उसकी हम जान बचा सके। और निश्चित रूप से तमाम जो लोग लगे हुए हैं वो यही बड़ी वजह है कि आप स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख रहे होंगे, मुंबई के एक डॉक्टर हैं, वो किस तरह से अपनी लाचारी जाहिर कर रही हैं कि जो टूटती सांसें हैं उनसे देखी नहीं जा रही हैं और दिन रात 24 घंटे ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। वो निश्चित रूप से वो भगवान का रूप है और जो लोग इस जुनून के साथ में काम कर रहे हैं। विनीता जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विनीता शेखावत जी सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, सुन रही हूँ सर। हाँ विनीता जी, आप क्योंकि एक ऐसे सेंटर में है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है जहां पे जितनी क्षमता है उससे भी ज्यादा पेशेंट आप लोगों ने लिए हुए हैं और निश्चित रूप से एक भरोसा कायम किया आप लोगों ने कि RUHS में जाना है। आज जयपुर शहर के चाहे 5 सितारा की तरह जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उनसे भी ज्यादा पहली प्राथमिकता लोगों की RUHS है, सरकारी हॉस्पिटल है। निश्चित रूप से एक भरोसा है, वही बड़ी वजह है। लेकिन अभी भी क्या चैलेंजेस आते हैं आपके सामने जब कोई कोविड पेशेंट आता है? चैलेंजेस यही है कि अभी तो प्राइवेट अस्पतालों से भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, अदर स्टेट से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, हर स्टेट से अलग अलग से पेशेंट आ रहे हैं। देखिए 1400 पेशेंट आज की डेट में RUHS में हो चुके हैं, जबकि वहां की क्षमता मानी तो 10 फ्लोर है वो फुल हो चुके हैं। कॉरिडोर में भी हमने बेड लगा दिए हैं। अब क्योंकि हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो हम नहीं चाहते कि कोई इतनी आशा लेकर आए और हम उसे कहें कि नहीं बेड नहीं है। हमारे प्रिंसिपल साहब की कोशिश यही होती है समय समय पर नहीं, वो पूरी रात वहां पर हम लोग प्लानिंग करते हैं कि सुबह अगर 200 पेशेंट आ गए तो हमें कैसे क्या करना है। तो सर सिलेंडर ऑक्सीजन बेड बनाए जाते हैं, सिलेंडर बेड बनाए जाते हैं। 452 पॉइंट है अस्पताल में अलग अलग फ्लोर पर। उसके अलावा 1400 पेशेंट है, सबको ऑक्सीजन दी जा रही है। तो सोचिए कि क्या मैनेजमेंट होगा वहां पर, अचानक से कैसे क्या होगा। तो सर अभी यही है कि हम सभी जनता से यही अपील करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि अस्पताल फुल हो चुके हैं। ये इसका बचाव, इसका बचने का एक ही तरीका है, सभी मास्क पहने, 2 गज दूरी से और भीड़ अनावश्यक ना जाएं ताकि हमारे पास इस तरह से पेशेंट ना हो और हम भी हमारे परिवार को, हमारे सब अपने आप का भी, बच्चों का ध्यान रख सकें। जी विनीता जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार अश्विनी शर्मा साहब के पास में वापस जाना चाहूंगा। सर आप टेक्निक्रोट भी हैं और यहाँ एक मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा और मैं चाहूंगा भी कि आपका एक एक्सपीरियंस रहा, आपने बहुत बारीकी से देखा है चीजों को, उस दौर से निकल चुके हैं। क्या तब्दीली चाहते हैं कि यहाँ यह बदलाव होना चाहिए? आपने देखा भी है कि हाँ थोड़ा सा अगर हम इसे ध्यान दें तो इजी हो सकता है, क्योंकि आपका सुझाव सरकार के लिए शायद हो सकता है महत्वपूर्ण हो, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए मेरा इसमें 3-4 चीजों का सुझाव था। एक तो बेसिकली हमें लोगों को मोटिवेशनली कुछ थॉट प्रोसेस देना पड़ेगा कि वो जितना घबरा रहे हैं उतना घबराने से ये डिजीज और स्प्रेड होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोगों को बताएं कि आप घबराओ मत, घबराने से सॉल्यूशन नहीं होगा।
ऑलरेडी भारत सरकार, राज्य सरकार सभी लोगों को कोविड की जो प्रिवेंशन हैं उसके बारे में ऑलरेडी बता रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। पर साथ में हमें, जैसा कि अभी एक एम्बुलेंस कैरियर ने बताया अभी अपने को, कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये इन्फॉर्मेशन जरूर डिस्पर्स करनी चाहिए, चाहे वो टीवी पे न्यूज में आती रहे 1-1 घंटे में कि किस हॉस्पिटल में बेड खाली है, किस हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन मिल सकती है। क्योंकि मैंने जो देखा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे 20 तारीख को जब कोविड का मेरा CO2 लेवल गिरने लगा, तो पहले मेरे को जयपुर हॉस्पिटल में गया क्योंकि मेरे को JNU में जगह नहीं मिली। फाइनली जब मैं वहां गया तो मेरे को लेडीज वार्ड में डाल दिया। रात में लेडीज वार्ड में रखने के बाद वैसे ही घबराहट पैदा हो गई। नेक्स्ट डे सुबह मैंने अपना जो भी रिसोर्सेज थे यूज करके सुभाष गर्ग साहब से बात की एंड आई गॉट शिफ्टेड टू JNU हॉस्पिटल। इसके अंदर जो एक दिन में मेरा जो समय व्यतीत हुआ, उसके कारण मेरी जो एक हार्ट बीट थी या जो थॉट प्रोसेस था, घबराहट बढ़ गई और उसी कारण मैं सीधा एक दिन बाद ही वेंटिलेटर पे चला गया। तो मेरा यही है कि हमें किसी भी तरह लोगों को वेंटिलेटर पे ना जाएं, इसके लिए उनको घबराहट पैदा ना हो, इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स या मोटिवेशन देने चाहिए। राइट सर, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन जगह के लिए भी टीवी चैनल्स के माध्यम से या फिर जो अपना सिस्टम है उसमें सर्कुलेट करना चाहिए कि अगर कहीं को पेशेंट आए तो आज हमारे पास में ये इतने लोग डिस्चार्ज हो सकते हैं, ये लोग रिकवर कर चुके हैं। आई थिंक ये होगा सिस्टम इनके पास में, लेकिन जो एम्बुलेंस कर्मी योगेश हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनका जो कहना है उस लिहाज से अगर नहीं है तो बहुत अच्छी, इसे और दुरुस्त किया जा सकता है, अच्छी बात होगी। और अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए मैं एक बार वापस प्रताप सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रताप जी, समय कम है लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी सफर कर रहे हैं या फिर जो घरों में बैठे हुए हैं, उनके कोई अपने कोविड में है तो उन्हें क्या ख्याल रखने की आवश्यकता है? सर मैं कहना चाहूंगा कि कोविड के पहले तो ज्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक होने से मेंटली हो जाते हैं कि मुझे क्या होगा, मैं कब ठीक होऊंगा, कैसी बीमारी है। तो मेरा कंसर्न पैनिक ना हो, डॉक्टर से कंसल्ट करो कि सर मुझे सिम्टम्स हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको एडमिट होना है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एडमिट होएं, और ताकि डॉक्टर की निगरानी में आपका ट्रीटमेंट हो पाए। क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि मुझे नॉर्मल बीमारी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो इस चक्कर में हम तो खराब हो रहे हैं, बाकी लोग भी हो सकता है कोविड हो जाए किसी को भी। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना, अगर मुझे हो तो सेपरेट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी समाज सेवा होगी। जिसको भी कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, हल्का सर्दी बुखार जुकाम है, तो अपना ज्ञान ना लगाएं, किसी न किसी की सलाह जरूर लें, क्योंकि आपके लिए भी बहुत जरूरी है, आपका जीवन इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। आपका अवेयरनेस इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा आपका योगदान दे सकता है। और अगर कोई ये लगता है कि पान की दुकान पे बैठा है या फिर कोई किराने की दुकान पे बैठा है, रात को बुखार आया, सुबह पैरासीटामोल लेकर के आ गया, एक बार के लिए फीवर उतर गया, लेकिन अगले 2 दिन तक फिर उसके सर्दी जुकाम की तरह हो रहा है, छींक रहे हैं, वहीं बैठ करके अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत बड़े स्प्रेडर है, आप समाज के दुश्मन है। मुझे हो सकता है कि दर्शक जो सुन रहे हों बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर व्यक्ति अवेयरनेस, ये एक ऐसा मोड आ चुका है कि एक लड़ाई की भूमिका में है। आपको एक छोटा सा मैं एक दिन पहले का उदाहरण देना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री को डिफेंस ऑफिसर DRDO के साथ में मीटिंग करनी पड़ी है कि ये एक युद्ध की भूमिका की तरह है और आर्मी को अलर्ट रहना होगा कोविड से लड़ने के लिए। तो एटलीस्ट हम वो सहयोग तो कर सकते हैं कि हमें अगर कोई हमारे खुद के अंदर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो हम जांच कराएं, घर में आइसोलेट हों, दवा पूरी लें, दूसरों से गैप रखें, मास्क लगा करके रखें, अनावश्यक रूप से ना दौड़ें, ना कहीं पे जाएं। तो मुझे लगता है कि समाज आपका बहुत बड़ा ऋणी रहेगा। विनीता यादव जी के पास जाना चाहूंगा। विनीता जी, कुछ इस तरह के लोग भी आते हैं? सर आवाज नहीं है। हाँ विनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बहुत सारे लोग ऐसे टकराते होंगे दिन में आपके साथियों के साथ में भी कि जिनके मास्क नहीं होता है फिर भी उलझने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल मास्क नहीं होता है, उलझते हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ जा रहे हैं पास में। सभी से निवेदन है कि आप जो अपनी जरूरत की खरीदारी है वो अपने नजदीकी दुकानदारों से ही करें, अनावश्यक बाहर ना निकले, मास्क लगाइए, बच्चों को भी लगवाइए। बच्चों को लेकर के निकल जाते हैं गलियों के अंदर। आप जैसे अगर नाकाबंदी पॉइंट है या हर गली में हम चेक कर रहे हैं तो बच्चे भी कई लोग आ रहे हैं, साथ में कार में भी बैठा करके लेके आ रहे हैं। हम उन्हें यही कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए। कार में अगर आप 2 जने हैं 3 जने हैं तो भी आप मास्क लगाइए। जैसे कि पता चल रहा है कि हवा के माध्यम से भी फैल रहा है, तो हम ये कहते हैं हम खुद भी लगा के रखते हैं हमेशा बाहर निकलने से पहले, और बिल्कुल घर में रहते हैं। और बच्चों के लिए विशेष तौर पर है
बड़े इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बस अनावश्यक लेके आते हैं। हम हाथ जोड़ के उनसे यही अपील करते रहते हैं कि आप मास्क लगाइए, अनावश्यक नहीं है, जरूरी हो तो जाए। लेडीज और बच्चों के लिए विशेष तौर पर यह है कि वो बाहर ना निकलें और नजदीक दुकानदार से अपनी खरीदारी करें, और अपने जितना हो सके फल सब्जी वाले जिसे सरकार ने छूट दे रखी है कि हर गली में जाएंगे या वो है, तो वो बिल्कुल सामान आप दे रहे हैं तो आप उसे लें, आराम से धोएं और अपने घर में आइसोलेट होकर के अपना अच्छा घर में बनाएं। बाहर की दुकानें बिल्कुल बंद है। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये देखने के लिए कि बाहर कितना कर्फ्यू चल रहा है। कर्फ्यू लगाया ही इसीलिए है कि आप लोग घर में रहें, लेकिन लोग इस चीज को नहीं मान रहे हैं। सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़ा है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। उन्हें बार बार समझा रहे हैं और उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि आज आप आ गए, अब आप आइंदा बाहर ना निकले। 3 तारीख तक आपका कर्फ्यू लगा हुआ है, जब तक आप घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा कि आप अपने घर में रहेंगे, बेवजह ना निकलें। तो सरकार ने रास्ते निकाले हैं कि अगर किसी की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये अंदर हमें खुद को समझना होगा कि मेरा कोई काम नहीं है तो मैं क्यों बाहर जा रहा हूं, सिर्फ ये देखने के लिए कि अच्छा मेरा पड़ोसी भी जाके आए तो मैं भी एक राउंड लेकर के आता हूं। मत रहिए। आप खुद को, अपनों को, इस समाज को बहुत बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। आपका निकलना बहुत मुश्किल है। और एक छोटा जो स्लोगन होता है, बसों पे लिखा होता है वैसे तो, सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें। आपके जीवन की रक्षा खुद को करनी है। अगर आपको चिंता नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए कि दूसरे को क्यों होगी। आपको खुद को अपने जीवन की चिंता करनी चाहिए। मैं योगेश जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे लोग होंगे कि जो आप सेवा के लिए निकलते हैं, उसके बावजूद भी पूरी लापरवाही उनकी दिखाई देती होगी। यस सर, कोई मास्क नहीं लगाता या फिर इधर उधर घूमते हैं बेमतलब ही, और लापरवाही बहुत करते हैं सर। जी बिल्कुल, कुछ कहते हैं उनको, आप लोग समझाते हैं उनको कि आप लोग मत आइए, समझाते हैं सर, मास्क जा रहे हैं। हाँ सर, समझाते हैं, उन्हें कहते हैं मास्क लगाइए, हाथ समय पे धोएं, और मास्क भी देते हैं उन्हें। अगर पेशेंट के साथ अटेंडर होता है तो उनको मास्क भी देते हैं। कोई तो घर से ऐसे ही आ जाता है मास्क बिना लगाए, उनको फिर हम उनको लाके फिर हमें उन मास्क देते हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। कम से कम आपका यही बहुत बड़ा सहयोग होगा कि आप बेवजह ना निकलें, आप अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। आपकी जान की आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोगों को कितनी परवाह है। विनीता जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। हाँ जी। जो स्थितियां बनी हुई हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन इस मौके पे ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि कम से कम जो अटेंडेंट हैं या पेशेंट हैं वो इस तरह का सब्र रखें, थोड़ा ध्यान रखें, केयरफुल रहें। अगर आप लोगों तक आते हैं तो जिन चीजों को लेकर के आप लोगों को जूझना पड़ता हो, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? हाँ जी, मैं आम जनता से, पेशेंट के साथ हर घर में अब कोरोना पेशेंट हो रहे हैं, उन्हें अस्पताल आना पड़ता है, तो उन अटेंडेंट से, उन सभी आम जनता से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत लोग आपकी इस सेवा में जुटे हुए हैं। पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, फ्रंट लाइन, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग रखा है। मैं आपको बता दूं 24 आवर्स काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, सोना नहीं हो रहा है, क्योंकि एक चुनौती आ गई है। जितनी कैपेसिटी बेड की नहीं थी, अस्पतालों की नहीं थी, किसी भी संसाधन की नहीं थी। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड सेंटर RUHS अस्पताल, उसकी बिल्डिंग शायद आपने सबने देखी होगी, वो इस तरीके से बनाई गई है, वो भी फुल हो चुका है सर। क्या क्या संसाधन उपलब्ध कराएं, ऑक्सीजन हो, खाना हो, पेशेंट के बेड की व्यवस्था हो, तो आप देखिए बहुत बड़ी चुनौतियां आ रही है। लेकिन फिर भी ये एक महायुद्ध की तरह है, हम सब रुकने को तैयार हैं, पर इसके लिए अटेंडेंट जो है, पेशेंट जो है, जनता है, उसको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अस्पताल में आते ही वीडियो बना बना के डाल देते हैं आम जनता को, इससे पैनिक हो गए लोग घबराएंगे कि हम कहाँ जाएं। उनको धैर्य रखना होगा कि ये अचानक आई महामारी है, इसमें मैनेजमेंट में टाइम लगता है। आप सोचिए 1400 पेशेंट आज आ चुके हैं, कल 1600 हो जाएंगे, रात को नींद नहीं आती है, वो परसों 1700 1800 हो जाएंगे। ठीक है विनीता जी, यहाँ इलाज भी होगा। विनीता जी मैं स्टाफ की जरूर मैं जानकारी चाहूंगा। यहाँ पे 1400 पेशेंट्स पे कितने नर्सिंग स्टाफ हैं, कितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ताकि जनता को पता लग सके कि कितने कम संसाधनों में हम उन लोगों को जीवन दे रहे हैं। सर RUHS अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी थी, एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय था। इसको अचानक सरकार, हमारी संवेदन सिंह सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फैसला लेके इसको कोविड सेंटर बनाया। आज वहां पर 1400 पेशेंट है। जो स्टाफ है वो अलग अलग अस्पतालों से, कहीं से 5 तोड़े, कहीं से 10,
कहीं से कहीं ऐसे मेहमान आए हुए जो स्टाफ है वो काम कर रहे हैं। तो लगभग वहां पर 250 स्टाफ है सर, 1400 पे 250 स्टाफ है, वो भी अचानक अन्य अस्पतालों से तोड़े गए हैं। भर्तियां हुई हैं लेकिन भर्ती होने में भी टाइम लगता है, नई ज्वाइनिंग में टाइम लगता है, वो भी हुई है, सरकार ने की है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एट ए टाइम लगभग 100-125 के आसपास लोग होते हैं। कारण यह है कि पेशेंट तो स्थायी है लेकिन स्टाफ को घर भी जाना होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो पीपी किट पहन करके बैठे हुए हैं उसे चेंज भी करना है, उन्हें खाना भी खाना है, उनका भी अपना एक लाइफ का एक प्रोटोकॉल इसमें फॉलो करना होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम लोगों के अंदर कितने लोगों को जीवन दिया जा रहा है। और अगर आरयूएचएस पे भरोसा किया जा रहा है, कोऑपरेट कीजिए, महायुद्ध है, अटेंडेंट को भी अपनी इस महामारी में अपना योगदान देना है। ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, सभी के पास आजकल सब चेक करने का होता है, ज्यादा क्रिटिकल है उसे लेकर आइए, थोड़ा जांच कराइए, पैनिक ना होइए। अटेंडेंट को अलाउ कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अटेंडेंट अलाउ कर रहे हैं सर, क्योंकि इतना स्टाफ नहीं है, इतना वो नहीं है, एक अटेंडेंट को हम अलाउ कर रहे हैं पीपी किट पहनाकर। अचानक हुए ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा उसका, तो उसके ध्यान रख सके, अटेंडेंट को अलाउ कर रहे हैं एक को। वो पीपी किट पहन के रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पीपी किट पहनकर रहते हैं और अपने जैसे ही उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90, हम उसको बार बार, हमारे स्टाफ बार बार सैचुरेशन चेक करते हैं, जैसे उसका कम आया हम उसको आईसीयू में लेते हैं। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आप लोगों को। तो ये हमारे एक्चुअल कोरोना वॉरियर हमारे साथ में जुड़े, इनसे आग्रह किया था कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि जनता के बीच एक अवेयरनेस पहुंच सके। जन टीवी परिवार की पूरी कोशिश है कि एक अवेयरनेस, क्योंकि ये सबको मालूम है कि इस महामारी के बीच पैनिक भी हो रहे हैं लोग, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको धैर्य की आवश्यकता। अश्विनी जी ने जो बताया अभी कि आपकी विल पावर मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि जो लोग आज हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं कि वो मास्क लगाना हो, बार बार हाथ धोना हो, सैनिटाइज करना हो, गैप रखना हो, बेवजह घर से नहीं निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज उनका बहुत बड़ा ऋणी होगा, बहुत बड़ा योगदान है। एक्चुअल में हीरो आप ही हैं जो घर में बैठे हैं, बाहर मत निकलिए। बाहर आपकी तस्वीर देखने के लिए कोई लालायत नहीं है इस वक्त। तो निश्चित रूप से आप सभी को हम सैल्यूट करते हैं जन टीवी परिवार की ओर से, और सबसे अपील भी करते हैं कि बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, मास्क लगा के रखिए, हाथ धोते रहिए और 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। और आपको अगर आपके हेल्थ की फिक्र नहीं है तो अंदाजा लगा के रखिए कि दूसरा आपकी क्यों करेगा। आपको अपना ध्यान रखना है, दूसरों का ध्यान रखना है, तो मुझे लगता है कि हम इस जंग से जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।